आभा जी सरकारी कॉलेज में प्रवक्ता थी। उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। वह अब अपनी जिंदगी के इस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां पर अब सिवाय उनके पति के और कोई भी सहारा मौजूद नहीं था। जल्दी ही वह अपनी नौकरी से रिटायर हुई और अपनी इस सरकारी नौकरी से मिलने वाले लाखों रुपए लेकर अपने आगे की जिंदगी अपने घर में गुजारने लगी। आभा जी बड़ी सादा और नरम स्वभाव की मालिक थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ उनके पति भी बड़े अच्छे स्वभाव के थे। आज तक दोनों में किसी बात पर लड़ाई नहीं हुई थी। एक दूसरे को बड़ी ही इज्जत से पुकारा करते। औलाद ना होने की कमी उन्हें अब अपनी जिंदगी के इस हिस्से में आकर महसूस हुई थी। एक दिन आभा जी अपने पति से कहने लगी कि क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें। पहले तो नौकरी में बिजी रहे तो पता नहीं चला। वहाँ पर पढ़ाने वाले बच्चों को अपना बच्चा ही समझकर उन पर ध्यान देती, मेहनत करती रही। मगर अब घर में अकेली रहती हूँ तो यह घर मुझे काटने को दौड़ता है। बार बार पास्ट को याद करती हूँ तो एक टीस सी उठती है कि काश मैं वो गलती ना करती तो आज मेरी भी औलाद होती। यूँ इस उम्र में मैं बच्चों के लिए तरस ना रही होती, बल्कि अब तक तो भगवान ने हमें पोते पोतियों की खुशी भी दिखा चुके होते। हमारी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही होती। आभा जी ने जब अपने पति विजय सिंह से बात की तो वे गहरी सांस लेकर रह गए। आज से कई साल पहले जब आभा और विजय सिंह की शादी को 1 साल हुआ था तो आभा जी प्रेग्नेंट हुई थी। कुछ महीने बाद उन्हें खबर मिली कि वो एक बेटे को जन्म देने वाली हैं। एक दिन उनकी तबीयत खराब थी, मगर इसके बावजूद भी वह कॉलेज पढ़ाने के लिए निकल गई। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी जान तो बच चुकी थी, मगर उनका बच्चा इस दुनिया से जा चुका था और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वह अब दोबारा कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। खैर, विजय सिंह ने गहरी सांस लेते हुए आभा जी से कहा कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है यह हमारा भगवान बेहतर जान सकता है। अगर सच में हमारे लिए हमारी औलाद बेहतर होती तो भगवान हमें औलाद जरूर देता। क्या पता वही औलाद बड़ी होकर हमें इतने ही दुख और तकलीफ देती। तभी भगवान ने हमें औलाद ही नहीं दी। यह बात सुनकर आभा जी चुप हो चुकी थी। जिंदगी के कुछ साल ही वो विजय जी के साथ गुजार पाई थी। आधी रात को पति की बिगड़ती हालत देखकर वह परेशान हो गई, रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। कुछ समझ नहीं आया कि रात के इस वक्त वो किसको आवाज़ दे, किसको बुलाए, कौन आकर उनकी इस वक्त में मदद करे। यही वक्त था जब उन्हें अपनी औलाद की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। उन्होंने कपकपाते हुए हाथों से एम्बुलेंस को कॉल की। एम्बुलेंस जब तक आई और विजय जी को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो जा चुके थे। यह खबर किसी पहाड़ की तरह आभा जी पर गिरी थी। वह दुनिया में पूरी तरह से अकेली रह गई थी। कुछ दिनों तक तो पड़ोसी और दूर दराज के रिश्तेदार उनके यहाँ आकर उन्हें सांत्वना देते रहे। कुछ रिश्तेदारों ने तो ये भी कहा कि आभा जी आप हमारे साथ हमारे घर पर रह लें, मगर आभा जी ने मना कर दिया। उनके पास अपना घर था, अपनी पेंशन थी, बैंक बैलेंस था, पति की जायदाद थी। यह सब कुछ उनके लिए काफ़ी था। धीरे धीरे आभा जी अपने घर में अकेली रह गई थी। सारा सारा दिन घर में बैठे बैठे घर उनको काटने को दौड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सोचा कि भले दौलत की कमी नहीं है, मगर घर बैठकर वो खुद को डिप्रेशन का शिकार नहीं करना चाहती। इसलिए अगले ही दिन आभा जी ने सोचा कि वो घर के पास ही मौजूद प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगी, ताकि कम से कम बच्चों को देखकर उनका दिल ही बहला रहे। अगले दिन आभा जी स्कूल गई तो वहाँ के प्रबंधक कहने लगे कि आप हमारे प्राइमरी स्कूल में नहीं बल्कि हमारी दूसरी ब्रांच में पढ़ाइए। आपके पास जितनी विद्या है हमारे बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है। आभा जी को भी आपत्ति ना थी। वो स्कूल यहाँ से कुछ ही दूरी पर था, मगर उनके पास अपनी गाड़ी थी, वे खुद ड्राइव कर सकती थी। इसलिए रोज़ाना 45 मिनट का सफ़र तय करके वो स्कूल में आने जाने लगी। धीरे धीरे बच्चों के साथ रहते हुए उनका दिल भी बहलने लगा। मगर एक दिन मई की तपती दोपहर में वह बच्चों को पढ़ाकर वापस घर की तरफ आ रही थी कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उन्होंने एक झटके में गाड़ी को रोका, आसपास नज़र दौड़ाई तो ये एक वीरान सा इलाका था। आसपास रेतीली ज़मीन थी, दूर दूर चट्टानें थी और मिट्टी के टीले बने हुए थे।
इस झुलसा देने वाली गर्मी में तो कोई छायादार पेड़ भी नहीं थे। आसपास नज़र दौड़ाई तो अनगिनत गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। आभा जी ने उन्हीं से मदद लेने का सोचा। अपनी गाड़ी वो एक तरफ सड़क के किनारे खड़ी कर चुकी थी। फिर हाथ के इशारे से लोगों को रोकने लगी, मगर हर कोई बड़ी स्पीड से उनको अनदेखा करते हुए वहां से गुजर जाता। कोई भी आभा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपने अपने कामों में और अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में बिजी थे। यह देखकर आभा जी काफ़ी परेशान हो गई थी। कभी गाड़ी में आकर बैठती तो कभी गाड़ी से बाहर निकल आती, क्योंकि यह तपती हुई धूप तो उनके दिमाग पर असर कर रही थी। ऊपर से उनकी उम्र भी तो काफ़ी ज़्यादा थी। आखिर वो इतनी तेज़ धूप और गर्मी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। यहाँ पर उन्हें खड़े हुए 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था, मगर कोई भी उनके लिए नहीं रुका। धूप थी कि जान लेने को थी। जब आखिरी बार फिर कोशिश करते हुए हाँफती हुई आभा जी गाड़ी से उतरी और हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने लगी, तभी वहाँ पर दूर से एक टैक्सी आती हुई दिखाई दी। टैक्सी काफ़ी पुरानी थी। बोनट पर जंग लगा हुआ था और टूटा हुआ फ्रंट शीशा देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि यह टैक्सी काफ़ी पुरानी है। पहले तो वो टैक्सी बड़ी ही तेज़ी से वहाँ से गुजर कर जा रही थी, मगर जब आभा जी को वहाँ पर खड़े देखा तो वो टैक्सी वापस रिवर्स आई और आभा जी के पास खड़ी हो गई। उस टैक्सी में एक नौजवान बैठा था जिसकी उम्र 23-24 साल थी। वो फौरन गाड़ी से नीचे उतरा। आभा जी के सारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। चेहरा था कि धूप की वजह से तमतमा रहा था। धूप की वजह से हालत खराब हो चुकी थी। उस लड़के ने आभा जी को देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं। आभा उस लड़के से कहने लगी कि बेटा, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं गाड़ी का टायर चेंज कर सकूं। सच पूछो तो आज से पहले मैंने यह काम कभी किया ही नहीं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यह सुनकर वो लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि आप चिंता मत करें मैडम, मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। पानी भी वहाँ पर पड़ा है, चिंता मत कीजिएगा, वो जूठा नहीं है। आप पानी पिए, छाया में बैठें, मैं तब तक आपकी गाड़ी का टायर चेंज करता हूँ। आभा जी ने उस लड़के की बात सुनी तो उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में ठंडे पानी की बोतल मौजूद थी। जरूर यह लड़का अपने घर से ही लाया होगा। ठंडा पानी पीकर तो जैसे एक पल को आभा जी को सुकून सा मिला था। उन्होंने एक नज़र सामने लड़के पर डाली जो इतनी तेज़ धूप में सड़क के किनारे उनकी गाड़ी का टायर ठीक कर रहा था। वहाँ पर और भी तो लोग थे, मगर सिर्फ यही था जो उनके लिए रुका था और उनकी मुसीबत को समझ पाया था। कुछ देर सोचते हुए आभा जी ने अपने पर्स में देखा तो उस वक्त उनके पास 50,000 रुपये मौजूद थे। आभा जी ने कुछ सोचा और फिर कहने लगी कि क्यों ना इनमें से 20,000 रुपये बतौर इनाम इस लड़के को दे दूं। देखने में तो काफ़ी गरीब मालूम होता है। उसके कपड़े और हुलिये से साफ दिखाई दे रहा था कि वो एक गरीब घराने से संबंध रखता है। फिर जैसे ही वो लड़का गाड़ी का टायर चेंज करके आया तो आभा जी उसकी गाड़ी से नीचे उतरी। लड़का कहने लगा कि मैडम जी, आपकी गाड़ी का टायर चेंज हो गया है, आप बेफिक्र होकर अपनी मंजिल पर जाएं। यह सुनकर आभा जी ने उसका बहुत धन्यवाद किया और फिर अपने पास मौजूद 20,000 रुपये उसकी तरफ बढ़ाए। वो पैसे देखकर एक पल को लड़का हैरान हो गया। कहने लगा कि ये पैसे किस लिए। आभा जी कहने लगी कि यहाँ पर इतने लोग गुजरे, मगर एक तुम थे जिसने मेरी मदद की, इसलिए यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा इनाम है। वह लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि नहीं, आपने मेरे बारे में इतना सोचा वही काफ़ी है। मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकता। दरअसल मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ, वो भी बगैर किसी लालच और मकसद के। और आप वो पहली नहीं हैं जिसकी मैंने यूँ मदद की है। यकीन मानिए, उन्होंने भी ऐसे ही मेरी तरफ पैसे बढ़ाए थे, मगर मैं किसी से भी अपने इस पुण्य का बदला नहीं लेता, बल्कि मैं इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। आभा जी तो प्रभावित हुए बगैर ना रह सकी। इतने अच्छे आचरण वाला इंसान उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले नहीं देखा था। वह गहरी सांस लेकर रह गई कि जरूर इस लड़के की परवरिश करने वाली माँ बड़ी ही नेक और बड़े दिल वाली होगी। आभा जी दिल ही दिल में उसे दुआएं देने लगी और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली आई।
मगर बार बार उस लड़के के ही शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जो उसने कहा था कि मैं बगैर लालच के लोगों की मदद करता हूँ और इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। यह सुनकर आभा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। उनका भी दिल चाहा कि वो भी ऐसे ही पुण्य करें। अगले दिन जब वो स्कूल में पढ़ा रही थी तो बच्चों को पढ़ाते हुए अचानक स्टाफ रूम से शोर की आवाज़ें आने लगी। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल किसी बात पर झगड़ रही थी। आभा जी कुछ सोचते हुए क्लासरूम से बाहर निकली। जब उन्होंने स्टाफ रूम की तरफ देखा तो वाइस प्रिंसिपल गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की को डांट रही थी। कुछ सोचते हुए आभा जी चलते चलते उनके पास आ गई और कहने लगी कि मैडम क्या बात है, क्या हो रहा है। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बहुत गुस्से से कहने लगी कि देखिए ना, ये लड़की पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए आ रही है और इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझा चुकी हूँ कि हमें किसी भी तरह की वर्कर की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल में पहले ही वर्कर्स बहुत मौजूद हैं, मगर ये बार बार जिद कर रही है कि मुझे ज़रूरत है काम की, मुझे काम चाहिए। अब भला इसको मैं किस ज़बान में समझाऊं कि हमें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फ्री में काम करना चाहती है तो करती रहे, मगर हमसे कोई उम्मीद ना रखे। वाइस प्रिंसिपल की बात सुनकर आभा जी ने जब सामने खड़ी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर तो जैसे शर्मिंदगी और आंसू देखकर आभा जी का दिल पसीज गया। उस लड़की की उम्र 19 से 21 साल के बीच में होगी। बड़े से दुपट्टे से उसने खुद को ढक रखा था, कपड़े भी ठीक ठाक ही पहने थे। तभी आभा जी की नज़र उसके पेट की तरफ गई, जो जरा सा बढ़ा हुआ था। दुपट्टा आगे की तरफ होने के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो 6-7 महीने की प्रेग्नेंट तो ज़रूर है। आभा जी उसको गौर से देख रही थी। वाइस प्रिंसिपल उसकी और बेइज्जती करती इससे पहले ही उस लड़की ने हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगती हुई बोली कि माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लेती हूँ। वो लड़की अपनी आंखों में आए आंसू पोंछती हुई वहाँ से जाने लगी। मगर आभा जी के दिल में कुछ हो गया था। उन्हें एकदम ही वो लड़का याद आने लगा जो बगैर किसी मतलब के उनकी मदद करने के लिए रुका था। आभा जी फौरन उस लड़की के पीछे गई। आभा जी ने उसी पल अपने बैग से एक कार्ड निकालकर उसे दिया और कहने लगी कि इसमें मेरे घर का एड्रेस है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मगर तुम आज शाम मुझे मेरे घर पर मिलना। वह लड़की आभा जी का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली गई। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब अपने घर पहुँची तो बहुत थकी हुई थी। फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में लेट गई। 6 बजे का वक्त था। वो लड़की आभा जी से मिलने आई। आभा जी उसे कहने लगी, कितने महीने के प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा पति क्या करता है, जो इस हालत में भी तुम्हें धक्के खाने के लिए छोड़ा हुआ है। ये सुनकर वो लड़की फौरन कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा पति तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ परेशानियाँ हैं, इसलिए मेरा ऑपरेशन होगा, वरना मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा पति तो मुझसे बड़ी ही मोहब्बत करता है, मगर हम दोनों ही मेहनत मजदूरी करते हुए आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से हम कर्ज में डूब चुके हैं। मेरी मालकिन ने बगैर किसी वजह से मुझे काम से बाहर निकाल दिया है और अब कोई भी मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं है। यह सुनकर आभा जी ने गहरी नज़र उस लड़की पर डाली, फिर कहने लगी कि कितना उधार है तुम लोगों पर। वह लड़की कहने लगी कि जी 50,000 रह गया है। ये सुनकर आभा जी ने एक गहरी सांस ली, फिर कहने लगी कि तुम खाना बना लेती हो। ये सुनकर उस लड़की ने फौरन हाँ में सिर हिलाया। मेरा पति मेरे खाने की बहुत तारीफ करता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हर काम बहुत ही साफ सुथरा करती हूँ। ये सुनकर आभा जी मुस्कुराई और कहने लगी कि ठीक है, आज के बाद मेरे घर में रात का खाना और पौधों को पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर वह लड़की मुस्कुराई। उस दिन उसने आभा जी के लिए वेज बिरयानी बनाई, जो कि इस कदर स्वादिष्ट थी कि आभा जी ने पेट भर कर खाना खाया। बाकी जो खाना बचा उन्होंने जाते हुए उस लड़की को पकड़ा दिया, जिसका नाम मणि था। कहने लगी कि ये खाना अपने साथ ले जाओ, खुद भी खाना और अपने पति को भी देना। यह देखकर मणि की आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
अगले ही दिन आभा जी ने अपनी एक लेडी डॉक्टर दोस्त से बात की जो बड़े अच्छे से केस हैंडल करती थी। जब मणि की डिलीवरी का वक्त आया तो आभा जी उसे अपने दोस्त के क्लिनिक में ले गई। उसके क्लिनिक में ही मणि ने एक बेटे को जन्म दिया जो कि बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त था। जब आभा जी ने बच्चे के जन्म की खबर सुनी तो वो मुस्कुरा उठी। उन्होंने सोचा कि वह खुद जाकर मणि के बच्चे को देखेंगी। जब वो मणि से मिलने के लिए अस्पताल गई तो एक पल को उनके कदम रुक गए, क्योंकि वहाँ पर वही पुरानी सी टैक्सी खड़ी थी जिससे निकलने वाले नौजवान ने उनकी मदद की थी। जब वह अंदर पहुंची तो वही टैक्सी वाला लड़का उस बच्चे को उठाए सीने से लगाए प्यार कर रहा था और सामने मणि लेटी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। यह दृश्य देखकर तो जैसे आभा जी जम गई थी। यह तो वही लड़का था जिसने उनकी मदद की थी और अनजाने में ही सही उन्होंने उसकी मदद का बदला कुछ ऐसे उतारा था। आभा जी को देखकर मणि फौरन बोल उठी, रामू, ये वही औरत हैं जिनकी भलाई और अच्छाई की वजह से आज हमारा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मेरे इलाज का सारा खर्च खुद उठाया और मुझे नौकरी दी। जब सामने आभा जी को उस लड़के ने देखा तो उसकी आंखें एक पल को फटी की फटी रह गई थी। वह तो हड़बड़ा सा गया। उसकी भलाई का बदला उसे यूँ मिलेगा उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो आभा जी का धन्यवाद करने लगा। इसके बाद तो जैसे आभा जी का यही काम सा बन गया। वो अपने पास आए हर मजबूर और बेबस इंसान की मदद करने लगी और अपने आगे की ज़िंदगी ऐसे ही लोगों की भलाई करते हुए गुजारने लगी। अंत में बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने आसपास के लोगों को देखें, कहीं उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं। अगर ऊपर वाले ने आपको इतना दे रखा है तो लोगों की मदद ज़रूर करिए। भले पैसों से नहीं, हाथ पैर से भी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।